Now, according to D'Alembert principle, this is a very important theorem or principle which is used in kinetics of the body, and many questions are asked generally based on D'Alembert's principle. According to D'Alembert's principle, if many forces are acting on a body like this, suppose a force F1 is acting on the body, another force F2 is there, F3 is there, F4 is there, so many forces are acting on the body, and suppose the net of all these forces is lying in a particular direction, then what will happen? If mass of the body is m, then it will move with an acceleration of a in the direction of the resultant force. यानी कि कई सारे फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो ये बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट लाई करेगा. ओके, अगर m मास की बॉडी a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स ma के बराबर है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. और अगर हमें इस बॉडी को रेस्ट में लेके आना है तो हमें क्या करना होगा? मान लीजिए ये बॉडी को एक सिस्टम में मान लेते हैं इस तरीके से. सपोज दिस इज अ सिस्टम. अब हम देख रहे हैं कि बॉडी का मास m है और इसकी एक्सेलरेशन a है. तो अगर हम इसके ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दें एंड विच इज इक्वल टू ma, इस ma को बोला जाता है इनर्शिया फोर्स. सो इनर्शिया फोर्स को अप्लाई करने के बाद, ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसके बाद ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि ये जो नेट फोर्स लग रहा था ये भी ma के बराबर था, और जो रिजल्टेंट जो हमने फोर्स अप्लाई किया इनर्शिया फोर्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ma. सो नाउ वी कैन से कि अगर कोई m मास की बॉडी विद a एक्सेलरेशन मूव कर रही है लाइक दिस, देन उसके ऊपर अगर ma के इक्वल एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है. और मान लीजिए कई सारे फोर्स इस बॉडी पे लग रहे हैं इस तरीके से, जिनकी वजह से ये a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू D'Alembert's प्रिंसिपल, a body will be in dynamic equilibrium under the effect of a inertia force. This ma is known as inertia force. एंड ये जो स्ट्रेट बॉडी की बन रही है यहां पे, जब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, इस कंडीशन को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम. क्योंकि अभी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी अगर हम इनर्शिया फोर्स बॉडी पे अप्लाई कर दें तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैसे तो बॉडी मूव कर रही होती है, लेकिन इनर्शिया फोर्स के एप्लीकेशन के बाद बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं. तो दिस इज नोन एज D'Alembert's प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू विच अ बॉडी of mass m will be in dynamic equilibrium under the application of an inertia force. और अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, और उसके लिए ये हो जाएगा नेट फोर्स सपोज r है और बॉडी पे इनर्शिया फोर्स लग रहा है ma, सो r माइनस ma इक्वल टू 0. r इज द रिजल्टेंट फोर्स which is acting on the body and ma is the inertia force applied on the body. So this is known as D'Alembert's principle. D'Alembert's principle को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं. मान लीजिए एक ब्लॉक जिसका मास सपोज 50 kg है, इस तरीके से 50 kg इज द मास, और ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. दिस इज द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है सपोज 0.4, और इस बॉडी के ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं P, जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. एंड सपोज द फोर्स इज प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द ब्लॉक, और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स P बाय यूजिंग D'Alembert's प्रिंसिपल. तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये ब्लॉक राइटवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है और इसका मास 50 kg है. तो अगेन इस पूरे ब्लॉक को अगर एक सिस्टम कंसीडर कर लिया जाए इस तरीके से, और इसके ऊपर
एक इनर्शिया फोर्स अप्लाई कर दिया जाए इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इनर्शिया फोर्स की वैल्यू यहां पे हो जाएगी m इंटू ए, यानी कि 50 इंटू 2. 50 is the mass and 2 meter per second is the acceleration. Then after applying this inertia force, it will be in equilibrium. तो अब इस केस को, अब हम इस बॉडी को बोलेंगे कि नाउ द ब्लॉक इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. और अब अगर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दी जाए, यानी कि सिग्मा एफ एक्स जीरो एंड सिग्मा एफ वाई जीरो, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स पी. सो जब हम करेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा P cos 45 माइनस म्यू आर, क्योंकि अगर ये लिमिटिंग कंडीशन में है तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा म्यू इंटू आर. तो एंड माइनस एम ए मीन्स दिस फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी दिस इनर्शिया फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. तो इट विल बिकम P cos 45 minus 0.4 into R minus 50 into 2, because M is 50 and A is 2 equal to 0. This is suppose equation number 1. उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो. तो ये हो जाएगा P sin 45 माइनस एम जी प्लस आर इक्वल टू जीरो. और यहां से हमें मिलेगा आर इक्वल टू एम जी माइनस पी साइन 45. दिस विल बी इक्वल टू 50 इंटू 9.81 जी की वैल्यू और माइनस P साइन 45. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब नाउ R की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पे हमें मिलेगा P cos 45 minus 0.4, putting the value of R here, it will be 50 into 9.81 minus P sin 45 minus MA means 50 into 2 equal to 0. इसको सॉल्व करने के बाद P की वैल्यू आ जाएगी 300 Newton. So this is the necessary force required to produce the acceleration of 2 meter per second square.